नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल पे। तो सबसे पहले आज की वीडियो जो होने वाली है कि 3.5 साल गाड़ी को हुए हैं, ख़रीद के हुए हैं और ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या फिर नहीं, मैं इसका प्रॉपर आपको ओनरशिप एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये गाड़ी ख़रीदने के रीज़न्स क्या है, तो क्यों ये गाड़ी मैंने ख़रीदी मैं आपको बता दूँ। इसके पॉजिटिव आपको बता दूँ। सबसे पहला इसका पॉजिटिव ये है कि आपको ये गाड़ी चलाने में मतलब राइडिंग एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल एकदम बढ़िया है। आप उसको फन टू ड्राइव कह सकते हो। मतलब राइडिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल मक्खन की तरह एकदम सॉफ्ट चलती है और इसका स्टेबिलिटी जो है वो एकदम अच्छा है कि सेगमेंट में आने वाले जो कि आपके टीवीएस स्टार सिटी 110 हो गए या फिर अभी फ़िलहाल तो बजाज प्लैटिना 110 में आ गए हैं, तो उसके मुकाबले में इसका जो परफॉर्मेंस है, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो मुझे बेटर लगी, काफ़ी अच्छी लगी। और दूसरा लेने का रीज़न्स इसका यही है कि इसका जो फ्रंट का लुक है, फेयरिंग का बोलो या फिर पेट्रोल टैंक का बोलो, कि ज़्यादा ही मतलब ओवर खाबड़ नहीं है, ज़्यादा भी मतलब उन्होंने इसको जो लुक दिया है वो एकदम सिंपल तरीके से, सिंपल सोबर अपन उसको बोल सकते हैं। और ये ग्राफिक्स डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो इसका सेकंड ऑप्शंस मेरे हिसाब से ये था। और तीसरा जो है इसका बेस्ट इन क्लास माइलेज है, जो कि कंपनी क्लेम करती है कि 72 kmpl का माइलेज क्लेम करती है, काफ़ी अच्छा है। और मैंने 71 तक इसका माइलेज निकाला हुआ है। ये मेरे थे कुछ प्रोस थे मतलब गाड़ी ख़रीदने के, जब मैं गया था तभी। और ये गाड़ी जो है मैंने मेरे जो मामा है मैंने उनकी भी गाड़ी चलाई है, काफ़ी अच्छी है। और उसे चलाने के बाद मैंने ये गाड़ी ली। तो फ़िलहाल तो ये BS6 में अभी उसका कोई अपडेट नहीं है, कंपनी के पास भी नहीं है। और शोरूम पे भी मैंने विज़िट किया था तो भी वो बोल रहे हैं कि हमारे पास इसका कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है या फिर इसका कोई भी अपडेट नहीं है। पर कंपनी ने इसको शायद डिसकंटिन्यू करने का सोचा होगा, पर कंपनी ने ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी अच्छी खासी गाड़ी अगर वो डिसकंटिन्यू कर देंगे बहुत बुरी चीज़ है। ठीक है, तो मैंने आपको 3 इसके पॉजिटिव बता दिए। ठीक है, इसके निगेटिव क्या है, तो सबसे पहला एक निगेटिव इसका ये है कि ये जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है वो बिल्कुल घटिया है, मतलब इतनी अच्छी खासी नहीं है। सेगमेंट में आने वाले जो टीवीएस स्टार सिटी प्लस है उसका जो बिल्ड क्वालिटी, उसका जो प्लास्टिक क्वालिटी वो सबसे बढ़िया है, अच्छा है। तो जब भी मैं ये मैकेनिक के पास लेके जाता हूँ तो इसके जो नक्के हैं, आप इसके जो नक्के हैं लॉक्स बोलो, इसके जब भी वो ऐसा निकालता है तभी कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत आती है, टूट जाती है। ठीक है, तो उसका ये दिक्कत है। और ये जो फेंडर लाइट है, बिल्कुल जितने भी मैंने गाड़ी अभी तक देखी है, ड्रीमियो का देखी है, तो उसमें एक चीज़ है, ये जो फेंडर लाइन वाली है, ये जो हिस्सा है वो उसका क्रैक हो जाता है। मेरा भी इस पर क्रैक हुआ है, पर मैंने अभी उसको चेंज नहीं किया। मैंने उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा जुगाड़ किया है, स्क्रू से उसको डायरेक्ट बोल्ट में फिक्स कर दिया है। उसके बाद में इसका जो टेल लाइट है, ठीक है, इसकी जो टेल लाइट है, तो टेल लाइट में भी ये दिक्कत आती है कि इसके जो नक्के हैं, इसके जो फिटिंग है वो काफ़ी हद तक, मतलब जब भी मैंने भी जो भी गाड़ियाँ देखी है वो ऐसी देखी है कि उनके जो टेल लाइट्स के ये जो साइड फेंडर आप बोल सकते हो वो निकले हुए हैं। मतलब ये चीज़ मुझे इस पर बहुत बोरिंग लगती है। ठीक है, सेकंड चीज़ है कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है, जो कि टीवीएस स्टार सिटी का आता है वो काफ़ी हद तक अच्छा है। और इसमें इतनी सुविधाएं भी नहीं है। अगर आप देखो, ये तो BS3 मॉडल है, ठीक है, तो इसके ऊपर सिर्फ एनालॉग आपको स्पीडोमीटर मिलता है, एनालॉग आपको फ्यूल लेवल मीटर मिलता है। ठीक है, तो इसमें अच्छा खासा नहीं है। तो ये इसका कॉन्स था, मतलब ये इसका निगेटिव था। और तीसरा जो मुझे अभी लगता है कि शाइन जैसा था सीट लॉक, यहाँ पे कंपनी ने देना चाहिए था। पर इसका जो सीट लॉक है, हम जब सीट खोलते हैं तो आपको सब ये नक्के वगैरह, मतलब ये जो फेंडर है वो निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। उसके बाद में 2 स्क्रू मिलेंगे, तभी आप इसका सीट खोल सकते हो। मतलब काफ़ी दिक्कतें होती है जब हम सीट का काम करते हैं ना, तो काफ़ी दिक्कत होती है। और इसके मैंने आपको पॉजिटिव बता दिए, उसके निगेटिव बता दिए। तो मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस थे, मैंने आपको बताए ये गाड़ी मैं लेने के लिए गया था। तभी मैं आपकी पैशन एक्सप्रो से कंपेयर नहीं करता, मैं आपकी डायरेक्टली जो है टीवीएस स्टार सिटी का उसके ऊपर ये करता हूँ। तो टीवीएस स्टार सिटी के ऊपर मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं गया, क्योंकि मैं इसी के चक्कर में था, मुझे गाड़ी यही लेनी थी। और आज तक ये 30,000 प्लस किलोमीटर चल चुकी है। अभी तक 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद
आज तक मुझे ऐसी दिक्कत हुई नहीं, क्योंकि इसने कभी मुझे नाराज़ नहीं कर दिया। एक तो होंडा की सर्विस अच्छी नहीं है, मतलब वो उतना ध्यान नहीं देते जैसा कि टीवीएस देते। टीवीएस में अगर आपके पास भी गाड़ी होंगी, टीवीएस में अगर आप सर्विस कराने जाते हो तो सबसे पहले आपको पूछा जाता है, इधर तो भी पूछा जाता है, होंडा में भी पूछते हैं, पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते कस्टमर के ऊपर। तो आपको पहले पूछा जाएगा टीवीएस में जाके तो आपको क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद में गाड़ी काम करके आपके हाथ में हैंड ओवर कर दी जाएगी। उसके बाद में आपको सर्विस होने के बाद एक कॉल आता है, फीडबैक कॉल, कि सर आपकी जो सर्विस का एक्सपीरियंस हो कैसे रहा, तो आप अपने सर्विस एक्सपीरियंस के लिए कितना फीडबैक, कितनी रेटिंग देना चाहते हो। तो ये काफ़ी हद तक अच्छी बात है। तो होंडा में ऐसा मुझे कुछ देखने को नहीं मिलता, तो ये तो एक निगेटिव में ही आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद में 30,000 किलोमीटर चलाने के बाद मैंने तो सर्विस सेंटर जाना छोड़ दिया। वो मेरे एक अलग बात थी, आप इसको ज़्यादा क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली मत लेना। तो मैंने तो ये बात ये कर दी, पर इसने मुझे राइड एक्सपीरियंस, इसकी जो हैंडलिंग बोलोगे आप, राइडिंग क्वालिटी बोलोगे, इसने कभी मुझे आज तक ऐसा नाराज़ नहीं किया, आज तक ऐसा मुझे अनहैप्पी नहीं किया। तो भविष्य में मैं अगर गाड़ी लेना चाहूँगा 110 सीसी में, तो मैं यही गाड़ी लूँगा, क्योंकि ये चलाने में बहुत काफ़ी अच्छी है। और ऐसा नहीं है, ये मेरा ट्रूली एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, या फिर इसके स्पॉन्सर्ड कोई होंडा नहीं है, कोई टीवीएस नहीं है, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी बुरी है। हालांकि अगर होंडा ने ये गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया ना, तो बहुत, मतलब ये गाड़ी जब आई थी 2013-2012 में आई होगी शायद, मुझे ज़्यादा इतना मालूम नहीं, पर जब भी आई होंगी तो इसका होंडा ड्रीम युगा और होंडा नियो आया था मॉडल, तो उसने काफ़ी मार्केट में धूम मचा दी। मतलब जो भी होंडा आज 110 सीसी में है, सिर्फ इसके ही कारण है। तो इस गाड़ी को जो है डिसकंटिन्यू करना मतलब गलती हो जाएगी। मैं अभी गया तो आपके साथ भी शेयर करूँगा, ठीक है। तो इसकी सर्विस के बात, अगर सर्विस की बात अगर आती है तो कुछ नहीं, आज तक मुझे इसने 900 से कभी ऊपर नहीं ले गया। मेरी पिछली सर्विस थी, और पिछली सर्विस जो है मैंने 8 महीने पहले की थी, जब भी लॉकडाउन चलने के पहले, मतलब फरवरी में की थी। तो फरवरी में मैंने इसके जो 30,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है, इसलिए मैंने इसके जो रियर वाले जो अपने ब्रेक शू होते हैं वो चेंज किए, उसके बाद में एयर फिल्टर चेंज कर दिया, ऐसी चीज़ें हैं। तो तकरीबन मुझे जो लेबर वगैरह पकड़ के है बाहर से, लोकल से, तो मुझे तकरीबन 850 के आसपास कुछ कॉस्टिंग आई थी, ठीक है। तो इतनी कुछ मुझे नहीं लगता कि इतनी कुछ हायर कॉस्ट है, जो कि मेरे पास पहली गाड़ी थी डिस्कवर, बजाज की डिस्कवर थी, उसका खर्चा मैं पकड़ के चलता तो 1000 के ज़्यादा ही कुछ खर्चा मांगती थी। मतलब काफ़ी मेंटेनेंस गाड़ी थी वो। पहले तो उसने कुछ ये नहीं दिया, शायद ऐसा भी हुआ होगा कि वो पुरानी हो गई थी, 8-9 साल हुए होंगे, इसलिए ऐसा हुआ होगा। पर ये गाड़ी ने मुझे आज तक राइडिंग में कभी नाराज़ नहीं किया। और एक दिक्कत वाली बात है, मैं आपके साथ अच्छे से शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये जो टायर से इसके, ठीक है, ये अभी रिब वाले टायर, मैंने जो लाइनिंग वाले टायर आते हैं वो डाल दिए गाड़ी में। तो वो डालने के बाद जब भी इसके पहले टायर थे वो जैपर बोलते हैं, जैपर, ठीक है। तो जैपर जब था गाड़ी में, तभी गाड़ी का जो स्टीयरिंग रिस्पॉन्स था, हैंडल रिस्पॉन्स था, वो काफ़ी अच्छा था। मतलब गाड़ी रोड से चिपक के चलती थी। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये गाड़ी चिपक के तो चलती है, पर एक काफ़ी घिसने के बाद, इतना भी ज़्यादा कुछ घिसा नहीं था, मैं आपको उसकी फुटेज दिखाऊंगा। तो क्या हुआ था कि वो स्कीड कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर लाइनिंग का डलवा दिया जाए। तो मैंने जब भी एक टायर मतलब चेंज किया, जब जैपर से मैं C8 रिप पे गया, ऐसा नहीं मैं कंपनी की कोई ये नहीं कर रहा हूँ, पर गया तभी मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि जो स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स है काफ़ी हार्ड हो चुका है। वो इसलिए भी हुआ होगा कि जो आप रिप देख रहे हो वो काफ़ी मोटी है, उसके वजह से वो जो टायर है वो काफ़ी, पहले लाइट वेट था जैपर, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही कुछ ये हुआ होगा, ठीक है। तो ये मुझे दिक्कत लगी। भविष्य में मैं अभी 2-3 दिन में वो वाली वीडियो भी बनाऊंगा कि आपको कौन से टायर्स लगवाने चाहिए गाड़ी में। तो फ़िलहाल तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, और मैं नाराज़ तो हूँ होंडा से, ठीक है, पर इस गाड़ी ने मुझे राइडिंग एक्सपीरियंस में कभी आज तक धोखा नहीं दिया। सिर्फ एक बारी में धोखा दिया था, वो ऐसा था कि जब मैं कहीं बाहर जा रहा था, तभी अचानक से गाड़ी बंद पड़ गई, और मैंने देखा कि उसका जो, मुझे लग रहा था कि डाउट कि इसका काम जो है वो प्लग का ही है। तो मैंने प्लग खोल के देखा, तो उसका जो
पूरा यह कार्बन जम जाता है उसमें, उस कार्बन को निकाला, फिर भी गाड़ी बंद की बंद थी। मतलब वो जो पूरी तरीके से प्लग है वो पूरा डेड हो चुका था, ठीक है। तो ये मुझे दिक्कत आई और ये भी मेरी गलती थी, क्योंकि मैंने कहीं ज़्यादा प्लग पे ध्यान नहीं दिया था। कंपनी बोलती कि 12,000 पे आपको चेंज करना चाहिए, तभी गाड़ी 30,000 किलोमीटर चल रही थी, मतलब दुगना चल रही थी, इसलिए वो हुआ होगा, ठीक है। तो ये मेरा था कुछ इस तरीके से ओनरशिप एक्सपीरियंस। अगर आपको भी ऐसा ओनरशिप एक्सपीरियंस आपको हमारे साथ शेयर करनी है तो हमें आप कमेंट में भी डाल सकते हो, या फिर हमारे इंस्टाग्राम के हैंडल पे भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ये ओनरशिप एक्सपीरियंस रहा। और ये ओनरशिप एक्सपीरियंस इसलिए भी है क्योंकि भविष्य में अगर आपको ये गाड़ी लेनी है, सेकंड हैंड बोलो या फिर नहीं बोलो, नहीं तो अभी नहीं आ रही है शायद, अपडेट मैंने आपको बताया। पर अगर आपको सेकंड हैंड गाड़ी मार्केट में दिखती है तो किस वजह से जो है आपको एक गाड़ी लेनी है, मैंने आपको बता दिया है। और फैसला अभी आपके हाथ में है, आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। तो सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि अगर आप गाड़ी चलाते हो तो सीट बेल्ट, और बाइक चलाते हो तो हेलमेट ज़रूर पहनिएगा, और आरटीओ के सभी रूल्स फॉलो करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। भारत माता की जय। धन्यवाद दोस्तों।